चलो गिव फीडबैक अबाउट all three: video, audio, and screen clarity. All clear? Okay, good. चलो वीडियो मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लिख के कुछ समझाना होगा, ड्रॉ करना होगा, तो ये जिस पोजीशन में रखा है आईपैड को दैट विल नॉट बी कंफर्टेबल. सो फॉर द टाइम बिंग मुझे वीडियो तो बंद करना पड़ेगा. एज एंड व्हेन पॉसिबल मैं वापस ऑन करूंगा. एंड नाउ yes, there are three types of material based on magnetic behavior. The three types are: first is diamagnetic, second is paramagnetic, and third is ferromagnetic. ये सब आपने केमिस्ट्री में सीखा है. It's a overlapping concept, not a totally new idea for you. So it will be easier for you to accept the point. With respect to magnetic behavior, material can be classified into three types: diamagnetic type, paramagnetic type, and third is ferromagnetic type. एक समझेंगे तो दूसरा ऑलमोस्ट उससे समझ में आ ही जाता है, ऑपोजिट बिहेवियर. तीसरा तो टोटली यूनिक है. सो डाया पैरा पहले समझ में आता है. पहले डाया समझेंगे तो उसका ऑपोजिट करेंगे, वो पैरा हो जाएगा. एंड फेरो तो टोटली डिफरेंट कैटेगरी है. सो सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल का फर्स्ट पॉइंट. When kept in a non-uniform magnetic field, such material moves from stronger towards weaker. तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसी लाइंस ड्रॉ करके एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए डायग्राम देख के कि इस डायग्राम में जो राइट साइड है, राइट साइड वहाँ पे लाइंस नजदीक आ गई, सो इट इज द स्ट्रॉन्गर रीजन. एंड लेफ्ट साइड है, वहां पर लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है यानी दूर दूर है, वो वीकर रीजन है. स्नैप पर ना फोटोज आणि व्हिडिओज मोकल जल्दी. स्नॅप पर ना फोटोज आणि व्हिडिओज मोकल. स्नॅप वाडा म्हणतोस. हा. Shiv Bhatt, your personal discussion is enjoyed by entire class. તારે સ્નેપ પરના ફોટા મંગાવવા છે ને મોકલવા છે ને કે આખા ક્લાસને ખબર પડી ગઈ? બોલ. Yes, Shiv Bhatt, what are you doing? You are definitely not studying diaparaferromagnetic. સર અત્યારે જ આવ્યો સર. મેં જસ્ટ ના, આ તારા સ્નેપ પરના ફોટાની વાત ને બધું ક્યાંથી આવી? હા સર અત્યારે કોલ કર્યો દિવેરા. આપણે ચાલુ ક્લાસે ક્યાં આવ્યું? સોરી સર. डायापेराफेरोमैग्नेटिक भणती वखते स्नेपना फोटा क्या आया? तू दिव्यराज ने फोन करे, जे बी मन खबर पड़ी गई तारी लैंग्वेज परथी. पण ए आखा क्लास ने बताववानी क्या जरूर हती? हाँ सर. ध्यान राखो, आવું ના સારું લાગે. सॉरी सर. सॉरी सर. So see, left side is weaker region, right side is stronger region. If we keep a material of diamagnetic type in this non-uniform magnetic field, we'll observe that this material has a tendency, देखो लिखा है, it will move from stronger towards weaker region. That means this material will move towards, देखो मैंने एरो करके दिखाया, वो सही या गलत है बताओ मुझे. मैं एरो ब्लैक कलर નો ડ્રો કર્યો, રાઈટ છે કે રોંગ છે? वेरी गुड, वेरी गुड. मैं रॉन्ग एरो ड्रॉ કર્યો છે. उन्होंने ऐसा दिया है कि इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स वीकर. स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स वीकर मींस वीकनी डायरेक्शन में जाए. सो दैट मींस कि वो लेफ्ट साइड पर जाएगा. अब कंसेप्ट समझ में आया? डायामैग्नेटिक मटेरियल वीकर की डायरेक्शन में मूव होगा. डायामैग्नेटिक मटेरियल वीकर की डायरेक्शन में मूव होगा. क्लियर? दैट इज फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट. बट दैट वाज जब उसको नॉन यूनिफॉर्म में रखा जाए. बट अब देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. यूनिफॉर्म है तो ये सारी लाइंस
पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होगी, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है। उसमें अगर हम डायमैग्नेटिक का सैंपल रखेंगे, उसमें अगर हम डायमैग्नेटिक का सैंपल रखेंगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक लाइंस टू पास थ्रू इट इजीली। उसका नेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करने का नहीं है, वो उसको पास होने नहीं देगा। सो दैट मीन्स कि ये जो लाइंस पहले सीधे सीधे जा रही थी, अब देखो क्या होगा, लाइंस में ओरिएंटेशन में फर्क आ जाएगा। जो लाइन पहले सीधी जा रही थी वो अगर डायमैग्नेटिक रीजन के बाहर है तो सीधी की सीधी रहेगी, और जो दूसरी लाइंस है उसके ओरिएंटेशन में क्या फर्क आएगा देखो। तो ये जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन जो पहले सीधे सीधे जा रही थी वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बाहर से पास होकर आगे जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर भी ये लाइन है वो ऐसा पास होने की कोशिश करेगी। ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ऑलमोस्ट जीरो का जीरो रहेगा या वीक रहेगा, बहुत ही कम रहेगा या जीरो ही रहेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट सपोर्ट मैग्नेटिक बिहेवियर, इट ઓપોઝિસ ઇટ। ઓપોઝ કરે છે એટલે તો એમાંથી લાઇન્સ પાસ નહીં થતી, એ સાઈડ પરથી પાસ થઈને જતી રહે। સમજ પડે છે? गेटिंग द पॉइंट क्लियर? अगर वो रिसेप्टिव होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास होती है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता, बट इसमें वो उसको अपोज करता है। सो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो वीक आएगा। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट, ये नाम लर्न करने के, और ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे ना, ये क्वेश्चन 2 मार्क में या 3 मार्क में जाता है। राइट अ नोट ऑन डायमैग्नेटिक मटेरियल और एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है तो 4 पॉइंट लिखने के, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखने के, बट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, वाटर, सोडियम क्लोराइड और डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये लर्न करने वाली बात है, इसमें कुछ दिस इज अ इंफॉर्मेशन। लर्न करो ना, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, डायमैग्नेटिक मटेरियल। फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं तो उनकी ससेप्टिबिलिटी बिटवीन -1 और 0 होती है, एंड उनकी परमिएबिलिटी जो होती है वो बिटवीन 0 और 1 होती है। सो ससेप्टिबिलिटी बिटवीन -1 और 0, परमिएबिलिटी बिटवीन 0 और 1, एंड इनका रिलेशन तो आपको मालूम है कि μr इज 1 + chi m। सो chi m का वैल्यू अगर -1 से 0 तक है तो इसका वैल्यू 0 से +1 तक होगा। एबल टू अंडरस्टैंड? 1 का डिफरेंस है दोनों में। देन नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। सो वो अपने आप पहले से ही मैग्नेटिक एक्टिविटी वाला नहीं है। सो सच मटेरियल डज नॉट हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट, એની પોતાની પહેલેથી ઇલેક્ટ્રોનના સ્પિનથી मैग्नेटिक मोमेंट ना हो, और उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रेडिली पास भी होने देता। सो खुद मैग्नेटिक नहीं है और मैग्नेटिक लाइन पास होना चाहे तो पास होने भी नहीं देता। એટલે એવા સ્ટુડન્ટ જેવું કન્સિડર કરવાનું કે ભણતાય ના હોય અને ટીચર એવું કહે કે તું ભણ તો ટીચરની વાત બી ના સાંભળે, એમનું મજાક ઉડાવે, મને કહે છે ભણવાનું, જો ને હું નહીં સમજતો મારે શું કરવાનું। એવા સ્ટુડન્ટ હોય કેટલાક કે પોતે પોતાની રીતે તો ના ભણે, પેરેન્ટ્સનું ના સાંભળે, ટીચર્સનું ના સાંભળે, અને ટીચર્સ કહે કે સારું છે તું ભણ રેગ્યુલરલી, તારી સારી કેપેસિટી છે, તો ઉલટાનું ત્યારે મજાક ઉડાવે। ધ ડાયમેગ્નેટિક મટીરિયલ ઇઝ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ બિહેવિયર। નેક્સ્ટ, લાસ્ટ પોઈન્ટ, when kept in uniform magnetic field, such materials develop net magnetic moment in a direction opposite to external magnetic field, and this gives repulsion। ये मैं समझाता हूँ ड्रॉ करके। यस,
ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं। ये हम पैरेलल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर हमने ये सैंपल रखा, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब आपको ये समझना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पे ये बाजू जो पोल इंड्यूस होगा वो नॉर्थ पोल जैसा होगा, इधर साउथ पोल जैसा इंड्यूस होगा। दैट मीन्स कि उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिंग ओरिएंटेशन में होगी। सो लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल आएगा, सामने से साउथ पोल आएगा राइट साइड पर। इसलिए क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए क्या बिहेवियर आएगा। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब यहाँ से ऐसा अंदर जाने की कोशिश करती है तो सामने तो नॉर्थ पोल आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होती है नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ को तो नॉर्थ रिपेल करेगा। तो यानी ये लाइन अंदर नहीं जाएगी और ये ऐसा रीओरिएंट होके बाहर से जाने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि डायमैग्नेटिक मटेरियल गिव्स रिपल्शन, रिपल्शन, it has a tendency to oppose the magnetic field lines, so it gives a kind of repulsion. Is this idea clear? ये सारे पॉइंट्स ये जो डायमैग्नेटिक के है, आगे हमने प्रीवियस पेज पे देखा देयर वर 2 पॉइंट्स और अभी इस पेज पर 4 पॉइंट है, तो ये 6 पॉइंट है, वो सब आपके माइंड में अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। ये 6 पॉइंट्स क्लियर है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है विद 2 डायग्राम्स, एक यूनिफॉर्म का और एक नॉन यूनिफॉर्म का। यस, हाँ, बी डाया मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड। देखो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड उसको मैं बी बोलता हूँ, बी, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उसका नाम मैंने बी रखा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम मैंने रखा बी डाया। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि बी डाया इज ऑलवेज लेस देन बी, क्योंकि ये जो मटेरियल है उसका टेंडेंसी ही अपोज करने का है, वो रिपल्शन देगा, रिपल्सिव टेंडेंसी वाला है। सो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को उसके अंदर से पास नहीं होने देता। टीचर ગમે એટલું કે પણ પેલો સ્ટુડન્ટ રિબેલિયસ ટેન્ડન્સી વાળો છે, એ નહીં જ ભણવાનો, એ નહીં જ સમજવાનો, એ પોતાનું જ મનમાની કરશે. યસ, એવું છે. યસ પ્લીઝ, સમજે સારે કે સારે 6 points confirm करो. Then I'll take volunteer to read these 6 points and ये सारे पॉइंट्स फिर हम समझेंगे विथ योर पार्टिसिपेशन। फिर इसी तरह से पैरा का समझेंगे एंड देन लास्ट विल गो फॉर फेरो। यस, वन वॉलंटियर हु कैन रीड एंड एक्सप्लेन ऑल्सो। આવે છે કોઈ વોલંટિયર જીગર સર? ના સર, એ કોઈ હેલ્પ નથી થઈ. Yes, we want one volunteer to read these points. Yes, please, but Yes, sir. Am I audible? yes, clearly. वेरी गुड। Diamagnetic material. First point. When kept in non-uniform magnetic field, such material moves from stronger region towards weaker region. Second point. When kept in uniform magnetic field, materials sir page turn कर दो.
सेकंड पॉइंट फरीથી રીડ કર લે. हाँ सर. When kept in uniform magnetic field, such materials repel magnetic field lines and the net magnetic field inside the material is decreased. Clear with these 2 points? Okay. No doubt. तो थर्ड पॉइंट पे चले जाते हैं. तो किसी ने मेरे को बोला कि फर्स्ट पॉइंट में कैसे आया रिपल जी. बहुत ही सिंपल सी बात है ना. इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई. यू कैन सी दैट जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वो नॉर्थ पोल, जहाँ पे एंड होती है साउथ पोल. यू नो इट. यू केप्ट बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड. अपने एक पॉइंट अभी ऐसा समझा कि ये बार ऑफ बार मैग्नेट, अगर आप इसको रखते हो डायमैग्नेटिक का बार मैग्नेट या उसका बार इसके अंदर रखते हो तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है. तो ऐसा अलाइन होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट. will be the direction in which magnetic moment align. तो बट ऑब्वियस है कि ये बार का ये कौन सा पोल हो जाएगा तुम्हें खबर है. यू नो दिस इज अ साउथ पोल एंड दिस इज अ नॉर्थ. चलो तो ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा. इसको मैं F1 बोल दूँ. ये साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा. बट दे आप कंसीडर करो तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड. तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. तो ये जो नॉर्थ पोल वाला रिपल्शन है ना, वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली आप देखो तो वीक है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार अपार्ट. और ये वाला जो F2 वाला जो फोर्स है, F2 ये डायरेक्शन में लगेगा, F1 ये डायरेक्शन में लगेगा. तो पढ़े जो उसे सोचो F1 विल बी इन डायरेक्ट डायरेक्शन, F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन. और ये वाला जो फोर्स है F2 का मैग्नीट्यूड F1 से ज्यादा होगा. तो कौन डायरेक्शन में डोमिनेट करे, डोमिनेट इन डायरेक्शन. यस, F2 विल डोमिनेट. तो F2 का डायरेक्शन में फोर्स रहेगा तो आप समझ सकते हो कि दैट विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन. बराबर. स्ट्रॉन्ग थी वीक रीजन बाजू F2 નું ફોર્સ છે એ ડાયરેક્શન રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ની થશે, and in that direction the resultant force will act. That how this point is explained. ऐसे आता है. जिसने मेरे को डाउट पूछा था उसको क्लियर. સ્ટ્રોંગ ટુ વીક કેવી રીતે આવું ખબર પડે. આઉટ સર તમને यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में समझाऊं, बट इन दैट केस वो स्ट्रॉन्ग वीक वाला कुछ होता ही नहीं है. तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिपेल होती है, अंदर से बाहर बाजू चली जाती है. ऐसा समझाया. क्लियर. रिमूव कर देता हूं. यस सर. हाँ सर. ક્લિયર છે કેવું છે સર? हाँ तो पाड़ी सर. एक कोई मैंने डाउट पूछे तो क्या सर? स्ट्रॉन्ग टू वीक का ही डायरेक्ट. हाँ सर. हाँ तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर ना? हाँ ये થઈ ગયા सर. Yes sir. Read करो third point. हाँ सर. Bismuth, copper, lead, silicon, water, NaCl are diamagnetic materials. प्रीत, ये क्वेश्चन है ना सब एमसीक्यू में भी आते हैं. ये लोग को आमादी नाम आपे बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन आर डैश मटेरियल्स. डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये બધા ऑप्शन आपे. सो यू शुड बी एबल टू नो. या 4-5 मटेरियल के नाम दिए होंगे, उसमें से एक कॉपर होगा और फिर पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक. तो ये लर्न करके रखा होगा तो आपको आएगा. तो दिस यू आर सपोज टू रिमेम्बर. ये नॉलेज पार्ट हो गया. यस. नेक्स्ट. Fourth point. For diamagnetic material, the value of chi
is between -1 and 0, that is, magnetic susceptibility is negative and relatively permeability is less than 1. Value of chi is between -1 and 0 and value of permeability is 0 to 1. Okay, now see, कुछ लोग है तो ही। उसके पीछे एम यू टाइप सर तुम्हारा वॉइस ये लेट है ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। Yes, students, was there poor quality of audio for last 1 minute? मैं फिर से पॉइंट समझा देता हूँ। सी, ये काई का जो सिंबल है या चाय का जो सिंबल है, वेदर यू कॉल इट एज चाय और काई, टू टाइप्स है, ई भी होता है एंड एम भी होता है। सो इट्स बेटर यू ऑलवेज स्पीक विथ राइट टाइप। मीन्स आप हमेशा बोला करो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी चाहे ई या काई एम चाहे एम जो भी। इज दिस क्लियर? स्पेसिफाई एम है कि ई है, इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है, वो हमेशा आप बोला करो, कंफ्यूजन का स्कोप मत रखो। फाइन, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। Fifth point. For such material, the net magnetic moment due to motion of electrons, that is spin and orbital, is 0. ओके, Sixth point. वो When पहले से खुद अपना मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रखता, सो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। सो एज इट इज मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर वाला नहीं है, ये आपको याद रखना है। इज द कंसेप्ट क्लियर? मटेरियल का खुद का मैग्नेटिक एक्टिविटी नहीं होता। यस। Sixth point. When kept in uniform magnetic field, such materials develop net magnetic moment in a direction opposite to the external magnetic field, and this gives repulsion. सो खुद का पहले से मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो भी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट होगा। सो ये काम अपोज करने का ही करेगा, वो को कभी भी सपोर्टिव काम नहीं करेगा, वो हमेशा अपोजिंग काम करेगा। પોતે પોતે જાતે તો ના જ ભણે ને કોઈ ભણવાનું કે તો ના જ ભણે સામેથી। That is the diamagnetic behavior. Some students are very much like this. We don't want to name anybody, you can understand what you are, but कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर डायमैग्नेटिक टाइप का होता है। देन कुछ स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, एग्जैक्टली आंधी ऊंधो पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कुछ स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऐसा होता है। When kept in non-uniform magnetic field, such material move from weaker towards stronger side. So exactly डाया से उल्टा। So अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, आप ड्रॉ करो ऐसी लाइंस, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो सैंपल को, तो सैंपल विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर साइड, सैंपल विल मूव स्ट्रॉन्गर साइड। फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीजेस। ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो ऐसा होगा। ये
पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने पैरामैग्नेटिक का सैंपल रखा है, पैरामैग्नेटिक का सैंपल रखा है, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके बताया था, इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में डेवलप होगा, यानी ये साउथ पोल जैसा होगा, ये नॉर्थ पोल, यानी ये अट्रैक्ट करेगा लाइंस को। और अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पैरामैग्नेटिक के अंदर, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है। वो कैसे होगा, तो ये बात मैं समझाता हूँ। ये लाइंस का ओरिएंटेशन कैसा हो जाता है, देखो ऐसा होगा। लाइंस विल टेंड टू पास मोर थ्रू द मटेरियल। तो ये लाइन यहाँ से ऐसा पास होने की कोशिश, स्क्रीन नॉट विजिबल, ऐसा कैसे ना हो सर गया? नहीं। बॉडी ड्रॉ करिए, चलो जाओ, बाय बाय। चलो अब आया, व्हाइट बोर्ड आया, ना सर नहीं है। चलो स्टॉप शेयर करिए। चलो व्हाइट बोर्ड आयो, होगा। समझो ये वो लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसमें हमने पैरामैग्नेटिक सैंपल को रखा है। पैरामैग्नेटिक सैंपल में ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये पैरामैग्नेटिक सैंपल रखा हमने, तो ये लाइंस का क्राउडिंग हो जाएगा। ये ऐसा जब भी दिखती है ऐसी नहीं रहेगी, अभी ये सारी लाइंस का क्राउडिंग होगा। क्राउडिंग कैसे होगा, देखो ये मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो लाइन पहले सीधा सीधा जा रही थी, वो लाइन अब अंदर की ओर से बैंड होके ज्यादा जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। गॉट द आइडिया क्लियर? इसका सपोर्टिव बिहेवियर है, खुद भी पढ़ते हैं और जब टीचर बोलते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सो दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म में कंसिडर करो, ये मैं डायग्राम रिमूव ही कर देता हूँ और नॉन यूनिफॉर्म का ड्रॉ करता हूँ। चलो नेक्स्ट बोर्ड पे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये स्ट्रॉन्गर साइड है, ये वीकर साइड है। अंदर ये मैंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो सेम डायरेक्शन में होगा, और इसलिए उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन का फील्ड है। सो इट विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर रीजन। सो एग्जैक्टली डायमैग्नेटिक से उल्टा बिहेवियर हुआ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? कंफर्म इट प्लीज। ये यूनिफॉर्म का बिहेवियर और ये नॉन यूनिफॉर्म का बिहेवियर सबको समझ में आ गया?
तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में भी देखो ऐसा ही डायग्राम है जो मैं अभी आपको बता रहा था, बी पैरामैग्नेटिक इज मोर देन बी। देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं वॉलंटियर की हेल्प लूंगा और वो हेल्प लेके फिर से हम ये 6 पॉइंट देखेंगे। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सीजन एट एसटीपीआर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू 0 एंड सम फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। ये एप्सिलॉन कैन बी 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ है। तो म्यू आर का वैल्यू होगा वो 1 और वो जो वैल्यू है उससे 1 ज्यादा होगा, दैट्स इट। देन नेक्स्ट, for such material net magnetic moment of atom is 0 due to random thermal motion. So अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वगैरह होता है उससे उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका अपना 0 है, बट जैसे उसको बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा और वो सेम डायरेक्शन में होगा। So when kept in uniform magnetic field, such material develop net magnetic moment in the same direction and give attraction. तो जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो रिपल्सिव इफेक्ट देता है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो अट्रैक्टिव इफेक्ट देता है। एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज कंफर्म इट। तो ये 6 पॉइंट्स वॉलंटियर की हेल्प लेके फिर से पढ़ेंगे हम, अनक्लियर हो जाने चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर, Yes, sir. वॉलंटियर टू। So yes, bhai, will be that volunteer to help us. Hand raise करो। कोई नहीं तो बदल खबर पड़ेगी जाके, जरूर नहीं लगती रीड कराने। Nobody is there to read? Yes, Tanu. Paramagnetic material, when kept in non-uniform magnetic field, such material move from weaker towards stronger region. When Yes. kept in uniform magnetic field, such material attracts magnetic field lines and the net magnetic field inside the material increases. Is there any doubt in these 2 points? अगर है तो पूछ लो, otherwise we go for next 4 points. क्लियर है तो कंफर्म करो प्लीज। क्या डाउट है भाई सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में सर ने ऐसे समझाया ना कि व्हेन यू कीप दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बार ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो ये सपोर्टिव रोल देता है। सपोर्टिव रोल देता है मतलब क्या रहेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड थी जाए, तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा। तो जैसे बी डाया लेस देन बी आता था, इसमें बी पैरा विल बी ग्रेटर देन बी। यस, क्लियर? ओके, सो यस Aluminium, calcium, sodium, oxygen and STP are paramagnetic materials. For paramagnetic materials, 0 is less than equal to chi m is less than epsilon. एप्सिलॉन इज सम पॉजिटिव नंबर। सर ने आपको अच्छा समझाया ना, इसके लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है चाहिए, दैट इज बिटवीन 0 एंड सम पॉजिटिव नंबर। वो पॉजिटिव नंबर कौन सा हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम उसको एक कांस्टेंट बता देंगे, दैट इज एप्सिलॉन एंड दैट्स सम पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका जो चाहिए होगा वो 0 और सम पॉजिटिव वैल्यू उसके बीच में होगा। 0 हो सकता है बिकॉज 0 में आपने लेस देन इक्वल लिखा है, चाहिए कैन बी 0 ग्रेटर देन 0। और उसी हिसाब से अगर आप न्यू आर देखने जाओ तो यू नो द रिलेशन, 1 1 ऐड कर दे वाले।
तो जैसे चाहिए हम 0 और एप्सिलॉन के बीच में था, द म्यू आर विल बी 1 एंड एप्सिलॉन प्लस 1 के बीच में है। यस 1 is less than equal to mu r is less than epsilon plus 1. For such material, net magnetic moment of atoms is 0 due to random thermal motion. When kept in uniform magnetic field, such materials develop net magnetic moment in same direction as external magnetic field and gives attraction. ये तो आपको पता चल गया, ये अट्रैक्शन देते हैं। देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन अ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम्स हैं उनके पास तो मैग्नेटिक मोमेंट था ही नहीं, इनके पास है सही, लेकिन आप प्रॉपर वर्ड रीड करोगे तो ऐसा है कि फॉर सच मटेरियल नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था। लेकिन तुम वेक्टर एडिशन करो ना तो 0 था। तो इसके हर एक एटम के पास मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लाइक डायमैग्नेटिक मटेरियल के जिनके पास तो था ही नहीं, उनके पास थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन जब उसका पूरा मटेरियल देखोगे ना तो ऐसे आइटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट्स आता है इंडिविजुअल मोमेंट, उसको आप अगर ऐड करोगे ना तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको 0 मिलेगा। आर यू ऑल क्लियर विद दिस 6 पॉइंट्स? सर થઈ ગયું સર, કોઈ ડાઉટ નથી? तो then we take this next short note of Misner effect and we also take Curie's law. એટલે શું આ ડાયાપેરા વાળું પૂરું થઈ જાય પછી જ ફેરો વાળા પર જઈએ। सी मिसनर इफेक्ट है वो डायमैग्नेटिज्म का स्पेशल केस है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ diamagnetic material or behavior, special case of diamagnetic material, extreme case, maximum value diamagnetism की। so the most exotic diamagnetic material are superconductors। डायमैग्नेटिज्म की लिमिट सबसे हाईएस्ट वैल्यू, डायमैग्नेटिज्म का सबसे टॉप मोस्ट बिहेवियर क्या तो सुपर कंडक्टर है। So metals when cooled to very low temperature exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetism. So field lines are completely expelled. So Chi m will be -1 and mu r will be 0. वो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया कि B inside the material will be 0 0। See लेस होगा वो अलग बात है, यहाँ पे तो लेस भी नहीं होगा, सीधा 0 ही होगा। And such a material is called superconductor. So ये जो phenomena है that is called superconductivity, material is called superconductor. This phenomena of perfect diamagnetism is called Misner effect after the name of its discoverer. So this effect, when diamagnetic material reaches the extreme level, then magnetic field inside it becomes 0 and behaves as a superconductor. This was observed by Misner, so it is called Misner effect. Again, it's a 2-mark, very good short note for theory. And the last point in this Misner effect is superconducting magnet can be gainfully exploited in variety of situations. For example, for running magnetically levitated superfast trains. There's a train in Germany, Japan. They are called maglev, based on the principle which they use, maglev. So mag is magnetic, lev is levitation. So जो रेल्स होती है उसके ऊपर ये जो ट्रेन है वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होगी, खाली मैग्नेटिक फील्ड से उसके कांटेक्ट में होती है एंड वो मूव होती है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा आता है। तो नॉर्मल ट्रेन का जो स्पीड मिलता है उससे हमको 1.5 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स का स्पीड मिलता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ मैग्लेव ट्रेन। यू रीड दिस सारे ये जितने पॉइंट से पढ़ लो और कोई डाउट है तो पूछो। Yes, they remain stable even at very high speed.
All of you understood this? Please confirm it. Okay, students, you responded clear hai. Can we move further? Okay, okay. Then there is Curie's law. Curie's law is based on common sense. See, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा ना, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा. एंड बाहर का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ना, उतना मैग्नेटाइजेशन कम होगा. तो समझो, as magnetic field increases, magnetization increases. As temperature increases, magnetization decreases. So यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इधर इनवर्स प्रोपोर्शन है. So दोनों को कंबाइन करो तो we can say m is proportional to b by t. So we can say m equal to some constant b by t. ये जो रिलेशन आया है यहाँ तक, ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ. तो जो कांस्टेंट आएगा ना, that is also called Curie's constant. M is C B by D. This is Curie's constant. समझ में आया सबको? कंफर्म करो. बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा, उतना मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा. बाहर का टेम्परेचर जितना ज्यादा, उतना मैग्नेटाइजेशन कम. इनवर्स वेरिएशन.
सो दोनों को कंबाइन करते हैं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी, और इसको इक्वल टू करके लिखते हैं सम कांस्टेंट बी बाई टी वेयर सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। देखो यही बात है इधर। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन वाला टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन वाला टेम्परेचर। सो m proportional to b, m proportional to 1 by t, so m proportional to b by t, so m equal to c b upon t। यहाँ तक हमने लिखा। फिर एक रिलेशन है कि ये m तो चाहिए मैच होता है एंड b है वो म्यू जीरो एच होता है, तो दोनों साइड लिख दो। सो m इज c b अपॉन t। अब इसका आप चाहिए मैच करो और इसका आप म्यू जीरो एच करो, तो देख सकते हो कि ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, नया वाला रिलेशन होगा चाहिए मिस सी म्यू जीरो बाई टी, चाहिए मिस सी म्यू जीरो बाई टी, ऐसा रिलेशन होगा। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है। यस, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जिगर सर समझाओ जो एक बार। Yes. Yes. So we are considering about the Curie's law. So it's a special feature of paramagnetic material. जैसे मिस्टर इफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए था, वैसे दिस इज फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या देखा कि व्हेन यू कीप बार ऑफ सच मटेरियल इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। आने मैग्नेटाइजेशन के बाद मैथमेटिकली क्या होता है वो आप आगे पढ़ोगे, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अभी आप क्या करोगे, तो ये मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये तो बट ऑब्वियस बात है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रखोगे उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन द मैथमेटिकल रिलेशन दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बराबर। तो उसको अपोजिंग क्या करता है, मतलब उसको मैग्नेटाइज होने कौन नहीं देता है, सो दैट इज कॉल्ड थर्मल मोशन। इन्हें थर्मल मोशन के बाद थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो 3/2 kBT। तो जितना थर्मल मोशन ज्यादा होगा उतना मैग्नेटाइजेशन कम होगा। એટલે फ्री टू रोटेट ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड ની डायरेक्शन में ना थवा दे, तो थर्मल एनर्जी हमें कम रखना पड़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली है। इसलिए उसके बीच में अगर आप प्रोपोर्शनलिटी एस्टैब्लिश करने जाओगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा कि द मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मींस द टेम्परेचर इन केल्विन। જેટલું टेम्परेचर ऊंचું રાખો, जितना टेम्परेचर कम रखोगे उतना थर्मल मोशन कम होगा और उतना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी को हम कंबाइन कर दे तो हमें ऐसा मिल जाएगा कि मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। और इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन तो इसको बोलते हैं this Curie's constant. So finally you get the relation m is c, that is Curie's constant, into b, that is external magnetic field upon of T, that is absolute temperature. Are you clear with this? And then there is a point which is given, last point, कि जब सब डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, मतलब एनाથી વધારે तो થાય જ नहीं, सो मटेरियल में जितने भी डाइपोल्स है, जितने भी एटम्स है, वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। એને कोई बार मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन भी कहवाय। और ये हो गया, उसके बाद क्यूरीज लॉ वैलिड नहीं करता है। क्यूरीज लॉ जो हमने सीखा है C into B by T, that is not valid beyond this saturation magnetization, but that dipole already align થઈ गया in the direction of magnetic field, so आपको जो मैग्नेटाइजेशन मिलना था वो मटेरियल का मैक्सिमम मिल गया, પછી क्यूरीज लॉ वैलिड ना। Are you all clear with this? Okay. Okay. તો બધા હાથો પાડે છે।
सर हूँ ड्रॉ કરીને સમજાઈ દો હજી એકવાર. हाँ सर. ये स्टूडेंट समझो, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर के सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए. तो आउट ड्रॉ करूँ छू, ये इलेक्ट्रिक मोमेंट और ये उसका ओरिएंटेशन अंदर आउट ड्रॉ કર્યું છે. जितने हैं सबके सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए. तो उससे ज्यादा क्या, उससे ज्यादा कुछ नहीं. तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, or it is called maximum magnetization. Saturation magnetization और maximum magnetization, इससे ज्यादा कुछ नहीं. क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड वो 40 के 40 सब सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे वही. कोई आजू-बाजू डाफोडिया ना मारे, कोई बीजा સાથે મસ્તી ના કરે, કોઈ નીચે મોબાઈલનો યુઝ ના કરે, કોઈ નોટબુકમાં પાછળ બીજી કોઈ ગેમ ના રમે. બધા 40 સ્ટુડન્ટ્સ જે ટીચર ભણાવે એ જ સરસ રીતે સમજે. What is that? That is the maximum learning possibility. So same thing kind of here. जितने मैग्नेटिक मोमेंट्स है सबके सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, तो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू मैक्सिमम हो गया. मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो उसके बाद फिर आप m प्रोपोर्शनल टू b नहीं रहेगा, फिर m प्रोपोर्शनल टू 1/t भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम हो गया. So Curie's law is not valid beyond saturation point. So saturation point आ गया, फिर Curie's law valid नहीं होगा. All of you are able to understand it clearly? Yes. I think then it's a time for break. यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो. Curie's law is not valid beyond saturation point. अभी आगे फेरोमैग्नेटिक और ये सब करवाना है. But before that, it's time for break.